वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और गाइस इसी तरह से अगर आप इकोनॉमिक्स के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो गाइस मैंने एक आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अलग अपना आप नोट्स बना लीजिए और उन सारे प्रश्नों को उस नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। और उनको आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और गाइस एक आपका और वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो आपका इकोनॉमिक्स का बायरन मॉडल पेपर है उसका मैंने फुल सॉल्यूशन आपको दिया है। देखिए उस पेपर में वही क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, तो आप उस पेपर को और देख लें। और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक उन सारे प्रश्नों को आप विद आंसर भी दिए हैं, ठीक है। तो उनको आप अलग नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, उसको ही रिवाइज करते रहिए। 100% अर्थशास्त्र में आपका एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करोगे इस बार के बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख ले, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि उस चैप्टर में आपने देख लिए थे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, अब यहाँ पर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, और पेपर उठाकर देखना, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है और इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आज किए गए हैं, ठीक है। तो उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध। हेडिंग डालने के बाद देखिए फिर आपको इस तरह से लिखना है। पहले फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे राजस्व घाटा, ये सारी हेडिंग्स आपको ब्लैक पेन से डालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे राजस्व घाटा एंड इसमें आपको लिखना है कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को बताता है। राजस्व घाटा क्या है, दोबारा से समझिए। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को बताता है। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। तो देखिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या संबंध है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में संबंध। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी राजस्व घाटा, इसमें आप लिखोगे कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को बताता है। इसके बाद आपको लिखना है कि राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए राजकोषीय घाटा क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए राजकोषीय घाटा क्या है, सेकंड हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे राजकोषीय घाटा। हेडिंग डालने के बाद इस तरह से आपको लिखना है कि सरकार के कुल व्यय यानी ऋण ग्रहण को छोड़कर, ठीक है, सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है राजकोषीय घाटा। किसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है। अर्थात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां,
ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो आपको ये ज़रूर लिखना है, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिखोगे और ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है। ठीक है, इसको आप ज़रूर लिख कर आएंगे। तो क्या लिखना है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु के बीच अंतर लिखिए। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु के बीच अंतर लिखिए। तो पहले आप हेडिंग डालोगे सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु के बीच अंतर। इसके बाद इधर आपको हेडिंग डाले हैं सामान्य वस्तु और इधर हेडिंग डालोगे निकृष्ट वस्तु। इसके बाद देखिए हेडिंग डालने के बाद फिर इस तरह से इनका जो अंतर है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करके बताना है। देखिए इस तरह से आप लिखोगे पहले सामान्य वस्तु में कि जिन वस्तुओं का आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात आय घटने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की जो आय है मांग है घट जाती है, वे सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ आ गया सामान्य वस्तुएं क्या हैं, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए जिन वस्तुओं का आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात आय घटने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है यानी घट जाती है, भी सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसके बाद इधर देखिए कि निकृष्ट वस्तु क्या है, निकृष्ट वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे। तो यहाँ पर समझिए आप इस तरह से लिखोगे कि जिन वस्तुओं का आय या फिर जिन वस्तुओं की आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा आय कम होने पर जिन वस्तुओं की आय बढ़ जाती है, निकृष्ट वस्तुएं कहलाती हैं। समझ आ गया, एक बार दोबारा से देख लीजिए कि निकृष्ट वस्तुएं आखिर हैं क्या। देखिए जिन वस्तुओं की आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा आय कम होने पर जिन वस्तुओं की आय बढ़ जाती है, वे निकृष्ट वस्तुएं कहलाती हैं। आई होप अच्छे से आपको इनमें जो अंतर है सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तु में क्या अंतर है, आई होप यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में वो दिया गया है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। देखिए लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हेडिंग डालनी होगी, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद। ठीक है, इस तरह से हेडिंग डालने के बाद देखिए इस तरह से आपको हेडिंग डालने के बाद फिर इस तरह से आपको यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालनी है राजस्व व्यय। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है, इनमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे राजस्व व्यय, पहले इसको समझेंगे कि आखिर राजस्व व्यय क्या है, इसके बाद हम समझेंगे पूंजीगत व्यय क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालोगे राजस्व व्यय, फिर इसमें आपको लिखना है कि राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। इसके बाद आप लिखोगे कि सरकार की देयताओं को कम नहीं करते,
राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों यानी उन अनुदानों को छोड़कर जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन हो सकता है, ठीक है, अनुदानों आदि पर किए गए व्यय से होता है। इसके बाद आप लिखोगे, इस प्रकार राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राजस्व व्यय क्या है। अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पूंजीगत व्यय है वो क्या। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि राजस्व व्यय क्या है, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। सबसे पहले हमें हेडिंग डाली है राजस्व व्यय, उसके बाद हम लिखेंगे कि राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, सरकार की देयताओं को कम नहीं करते। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों आदि पर किए गए व्यय से होता है, ठीक है। इस प्रकार राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है, वो हमारा कहलाता है राजस्व व्यय। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि पूंजीगत व्यय क्या है, ठीक है। राजस्व व्यय हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूंजीगत व्यय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पूंजीगत व्यय, उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं। देखिए, राजस्व व्यय क्या था, राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, सरकार की देयताओं को कम नहीं करते। और यहाँ पर क्या दिया गया है पूंजीगत व्यय में दिया गया है कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद सरकार की देयताओं को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, अंशों में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है, इनमें क्या भेद है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है गाइस। इसी तरह से अगर आपको ऑल चैप्टर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में वो आपको चाहिए तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक, ठीक है। उनको आप ज़रूर देख लो और अपना अलग एक नोट्स बना लें ताकि अर्थशास्त्र में आप पूरे के पूरे नंबर लाओ, कहीं पर भी आपका एक भी नंबर छूटे ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। तो देखिए
क्वेश्चन आपका है कि एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना, पूछा तो नहीं गया है ज़्यादा बार ये, फिर भी आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति की भूमिका का वर्णन कीजिए। और राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय में क्या भेद है, या फिर राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय से आप क्या समझते हो, पूंजीगत व्यय की डेफिनेशन बताइए। ये आपको तैयार कर ले, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको तो आपको तैयार कर ही लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए कि प्रत्यक्ष कर की परिभाषा। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए, या फिर प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष कर से क्या आशय है, तो ये तो किया जाएगा आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। अगर इस तरह से किया जाता है कि प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए, इसके गुण व दोष बताइए, या ये आपका या तो विस्तृत में किया जाएगा या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसको आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए, ये आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि परोक्ष करों को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुण व दोष लिखिए, ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। परोक्ष करों को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुण व दोष बताइए, ये आपको तैयार कर लेने हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका चैप्टर है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया करें तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज टाइम इन द कमेंट बॉक्स, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।